मित्रों, आज का लेक्चर के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे, अर्थात इकोनॉमी, जो कि किसी भी देश की आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो भी संसाधन होते हैं, राइट, जो भी संसाधन होते हैं उनके उत्पादन को लेकर के हो, एक उनके विनिर्माण क्षेत्र को लेकर के हो या उनके सेवा क्षेत्र को लेकर के हो, किस प्रकार से वितरण किया जाए, इन सभी व्यवस्थाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा आप जानते हो कि इकोनॉमी जो है, जिसे हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था, राइट, और इकोनॉमिक्स होता है जो अर्थशास्त्र होता है। इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, आप जानते हो किसी भी देश हो, कोई भी देश हो, राइट, तो उसकी एक अपनी अर्थव्यवस्था होती है, राइट, अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है। यानी कि अर्थव्यवस्था का मतलब ये हुआ कि कोई भी आपके पास संसाधन है, राइट, उन संसाधनों को किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए, उनको मतलब किस प्रकार से विनियमित किया जाए या संचालित किया जाए, और वह प्रत्येक पीढ़ी, राइट, प्रत्येक पीढ़ी या प्रत्येक व्यक्ति तक किस प्रकार से पहुंचाई जाए, उन सभी व्यवस्थाओं को, उन संसाधनों को लेकर के ये सभी व्यवस्थाएं जो होती हैं वो किस में आ जाती हैं, वो आ जाती हैं अर्थव्यवस्था में। पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में बेसिक डिफरेंस होता क्या है। तो अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था इस चीज के विषय में अगर आप समझते हैं ना, तो इस सैद्धांतिक प्रणाली के विषय में अच्छे से आप अनुभव कर लोगे और आप इस पे विचार विमर्श भी करोगे कि बेसिकली कोई भी देश है, उस देश के अंतर्गत जो भी संसाधनों से संबंधित व्यवस्थाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। देखो, संसाधन, सभी देश के अपने अपने संसाधन होते हैं और उन संसाधनों को वितरण करने के लिए कोई एक ऐसी अथॉरिटी होती है, कोई ऐसी संस्था, इंस्टीट्यूट होती है या कोई ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसके तहत उनको संचालित किया जाता है, और जनहित के लिए या सार्वजनिक हित के लिए या किसी ऐसी कोई व्यवस्थाएं जो देशन में हैं जहां पूंजीवादी है, तो व्यक्तिगत हित के लिए भी इनको विनियमित किया जाता है, राइट। तो इन सभी को हम एक व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक चीज आप ये समझिए कि अर्थव्यवस्था में जो अर्थ शब्द है, अर्थ शब्द है, उसका क्या बेसिक रीजन होता है। अर्थ को आप किन शब्दों से जोड़ के समझ सकते हो, ओके। अर्थ को इंपॉर्टेंट होता है समझना, और अर्थ से ही जुड़ी होती है व्यवस्था, राइट, अर्थ से ही जुड़ी होती है व्यवस्था। अगर आपके पास अर्थ का रीजन या अर्थ का जो भी कॉम्प्लिकेट जो वर्ड है, इसको आप अगर बेसिक से समझ सकते हो ना, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जानते हो जो भी आप अपनी अदृश्य या दृश्य आंखों से देखते हो, दृश्य आंखों से जो भी देखते हो, एक्चुअली में जो आपको दिखता है, जो आपको दिखता है, वो सभी ना सभी कहीं ना कहीं अर्थ के अंतर्गत ही हम समाहित कर लेते हैं। अर्थ का यहाँ पृथ्वी से हम नहीं ले रहे हैं कि अर्थ एक पृथ्वी है, उससे नहीं हम जुड़ाव रखते हैं, लेकिन पृथ्वी में उपस्थित जो भी संसाधन है वो सभी अर्थ ही होते हैं, समझ रहे हो। पृथ्वी में जो भी आपके संसाधन होते हैं वो सभी अर्थ ही होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के संसाधन हो, चाहे वो मानव द्वारा बनाए गए हों, चाहे वो नेचर ने बनाए हों, सभी प्रकार के संसाधन हम अर्थ में ही समाहित कर लेते हैं। तो आप पहले अर्थ का रीजन समझिए। देखो, अगर हम इसको सही से समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। तो सबसे पहले हम एक चीज समझो, अर्थ। तो अर्थ का मतलब ही क्या होता है। अर्थ का आप पैसे से आप कभी नहीं जोड़ सकते हो, ये पैसा एक सीमित वर्ड हो जाता है। अर्थ को अगर आप समझोगे तो अर्थ को आप ऐसे समझ लिए, वे सभी प्रकार के संसाधन, वे सभी प्रकार के संसाधन जिसमें उत्पादन करने का गुण पाया जाता हो, वो अर्थ कहलाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल डेफिनेशन है, वे सभी प्रकार के संसाधन जिसमें उत्पादन करने का गुण पाया जाता हो, वो सभी क्या कहलाते हैं, अर्थ कहलाते हैं, राइट। अब उन अर्थों को किसी भी संस्था द्वारा अगर सही तरीके से रेगुलेट किया जाता है तो वही कहलाती है अर्थव्यवस्था, राइट। अब उन संसाधनों के संबंध में जो भी वैचारिक कुछ सैद्धांतिक जो विचार विमर्श रहे हैं,
जो लोगों ने विचार दिए हैं, विद्वानों ने विचार दिए हैं, वो सैद्धांतिक आधार पर अगर हम किसी अर्थ को समझते हैं या किसी अर्थ के विशिष्ट क्षेत्र के संदर्भ में अगर कोई सैद्धांतिक व्यवस्था निहित की जाती है तो उस चीज को हम अर्थशास्त्र में समाहित कर लेते हैं। और अर्थशास्त्र जो होता है वो समस्त विश्व के हर नीतियों के, हर चीज़ों का वो उल्लिखित करता है। जबकि अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था जो होती है वो हर एक देश की अपनी अपनी आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की जाती है। जबकि अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक होता है या थ्योरेटिकल होता है, जहाँ पर जो विद्वान होते हैं किसी भी संसाधन को लेकर वो अपनी रणनीति देते हैं, अपने विचार विमर्श करते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी सैद्धांतिक नियम या कोई भी ऐसी व्यवस्थाओं को वो इस चीज़ को समाहित करते हैं कि ये जो है समाज के हित के लिए है या वो किस प्रकार से है, राइट। इस चीज़ों को, जुड़ाव को जब हम अर्थशास्त्र में समाहित कर लेते हैं वही एक्चुअली अर्थशास्त्र होता है, राइट। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। तो पहले आप अर्थव्यवस्था को अर्थ समझिए, वे सभी प्रकार के संसाधन, वे सभी प्रकार के संसाधन, राइट, वे सभी प्रकार के संसाधन जो जो उत्पादन का गुण रखते हो, उत्पादन का गुण रखते हो। अब आपको ये पता होना चाहिए उत्पादन का गुण। उत्पादन आप जानते हो क्या होता है? उत्पादन, उत्पादन का मतलब ये होता है कि कोई भी आप संसाधन है, कोई भी संसाधन है या कोई ऐसी संपत्ति है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानवीय हो, अगर उसमें मेहनत करने के बाद, उसमें मेहनत करने के बाद या नेचर द्वारा कोई भी प्रकार से जो मेहनत की है, नेचर के द्वारा भी देखो, नेचर निरंतर क्या करता है, अब निरंतर उस पर आप जानते हो नेचर भी बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो नेचुरली हैं, जो प्राकृतिक हैं, उसमें भी उत्पादन करने का गुण होता है, राइट। यानी कि जिसमें उत्पादन करने का गुण हो, जिसमें उत्पादन होता हो, जिसमें उत्पादन होता हो और उन उत्पादनों का प्रयोग जनहित के लिए या समाज के हित के लिए या व्यक्तिगत हित के लिए या कोई ऐसे जीव जंतु हित के लिए अगर हो जाता है तो वो सभी उत्पादन जो है हाँ वो अर्थ की श्रेणी में आ जाते हैं। ओके, तो पहले एक चीज समझो, तो वे सभी प्रकार के संसाधन जिसमें उत्पादन करने का गुण हो, जिसमें उत्पादन का गुण पाया जाता हो, वो क्या कहलाते हैं? सभी अर्थ कहलाते हैं। अब अर्थ के अंतर्गत किसमें किसमें उत्पादन करने का गुण होता है, तो पहले आप ये समझो। तो देखो क्या होता है कि अर्थ का आप रीजन समझते हो ना, तो इसमें वे सभी प्रकार के संसाधन अब कौन कौन से हैं, तो पहली श्रेणी में आ जाते हैं वे सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन, वे सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन। अब वे सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं? जिसमें उत्पादन करने का गुण हो, जिसमें उत्पादन करने का गुण हो, वे सभी प्रकार के संसाधन कौन हो सकते हैं? वो सभी प्रकार के संसाधन जो होते हैं वो होती है कृषि। तो कृषि में आप जानते हो क्या होती हैं? फसलें। फसलों में क्या होता है? उत्पादन करने का गुण होता है, जैसे गेहूं है, ठीक है, चावल हैं, दालें हैं, तिलहन हैं, ये सभी क्या हैं? फसलें हैं, राइट। अब ये फसलें जो हैं कैसी हैं? नेचर द्वारा है। मानव ने क्या किया है? उसमें एक्टिविटीज की है, उसमें क्या किया है? संशोधन भी किए हैं, उसमें क्या किए हैं? जो निरंतर, देखो संशोधन एक अलग बात हो जाती है, ठीक है, यहाँ संशोधन का हम शब्द यूज नहीं करेंगे। बेसिकली ये है कि जो फसलें हैं, जो मानव के हस्तक्षेप से, मानव के क्रियाकलापों के बाद जो उत्पन्न हुई हैं, वो सभी कृषि को अंदर समाहित कर लेते हैं। लेकिन कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं जो मानव ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया है, फिर भी नेचुरली रूप से उसमें फसलें आ जाती हैं, उसमें उत्पादन का गुण पाया जाता है, तो उनको भी हम जानते हैं कृषि में ही समाहित कर लेते हैं। तो कृषि में हम केवल मानवीय क्रियाकलापों या मानवीय हस्तक्षेप की वजह को, उन जो फसलें उत्पादन करने के गुण होते हैं उनको ही हम समाहित नहीं करते हैं, हम उन सभी को भी समाहित कर लेते हैं जो आप जानते हो कि कृषि, जिनमें उत्पादन करने का गुण हो और वो कृषि से संबंधित हों, ठीक है, उनको भी हम समाहित कर लेते हैं, राइट। अब बात ये आती है कि कृषि से संबंधित जो भी फसलें हों उनको हम समाहित कर लेते हैं, राइट। दूसरा, अगर आप देखोगे इसी प्राकृतिक में वन संपदा, तो वन संपदा आप जानते हो जितनी भी है, तो वन संपदा तो अब मानवीय कृषि भी होने लगी है, संपदा वन की तो कृषि भी होती है, लेकिन नेचुरली रूप से आप जानते हो कितनी सारी वन संपदा है, इतने जंगल हैं, इतने सारे आप जानते हो हर देश में जंगल पाए जाते हैं। ओके, तो ये वन जो है ना, वन जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन है, वो एक प्राकृतिक संसाधन है। किसी देश की व्यवस्था को एक संचालित करने में उसका भी एक अहम रोल होता है, राइट। तो वन संपदा आपको पता होनी चाहिए। तीसरी बात आप जानते हो इसके अंतर्गत आ जाता है मत्स्य उत्पादन।
तो मत्स्य उत्पादन के विषय में आपको पता होना चाहिए। मत्स्य उत्पादन जैसे मछली है, राइट, इनका जो उत्पादन होता है, तो मत्स्य उत्पादन भी लोग करते हैं कि नहीं, लेकिन मत्स्य उत्पादन करने की बजाय आप जानते हो प्राकृतिक रूप से कितनी सारी मछलियां हैं, कितनी सारी मछलियां होती हैं। समुद्र में देखो, नदियों में देखो, झीलों में देखो, कितनी सारी मछलियां आपको मिलेंगी, तालाबों में देखो। तो ये क्या मत्स्य उत्पादन है, ये लोग इसका क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, राइट। अब ये प्राकृतिक संसाधन जो है इनका लोग उत्पादन करने का इनमें गुण है, और लोग जब जिसमें उत्पादन करने का गुण होगा वो इसलिए उनका उपभोग किया जाएगा। ओके, तो आप एक चीज़ यही समझ लीजिए कि प्राकृतिक संसाधन वो सभी प्रकार के संसाधन आ जाएंगे जो उत्पादन करने का गुण रखते हैं और जिनका उपभोग किया जा सकता है, उनको हम प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में रखते हैं। अब आता है, जैसे आप जानते हो, कृषि हो गया, वन संपदा हो गया, इसी के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो और भी आ जाता है, जैसे जल भी आ जाता है। जल संसाधन, क्यों, जल संसाधन अहम है ना, जल बिना तो जीवन ही असंभव है, जल बिना तो जीवन ही असंभव है, तो जल संसाधन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वायु, तो वायु बिना भी जीवन असंभव है, तो वायु भी एक प्रकार का संसाधन है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये भी आपको देखने को मिल रहे हैं, सभी प्रकार के संसाधन है। इसके बाद आप जानते हो खनिज, मैंने आपको खनिज पढ़ाए थे, खनिज संपदा, राइट, खनिज संपदा, ये सभी क्या है, ये पृथ्वी में जो पाए जाते हैं जितने भी खनिज हैं, तो ये भी आप जानते हो एक प्रकार के प्राकृतिक देन है, और प्राकृतिक देन जो है ना वो सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में ही आएंगे। ओके, तो आप जानते हो प्राकृतिक संसाधन जिसमें वन संपदा है, कृषि है, मत्स्य उत्पादन, जल संसाधन, वायु संसाधन, खनिज संपदाएं, ये सभी की सभी नेचर ने दिए। किसने दिए, नेचर ने दिए हैं, प्राकृतिक ने दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं, हमारी प्रकृति ने दिए हैं। तो ये सभी संसाधन जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। तो क्या ये सभी अर्थ की श्रेणी में आएंगे, बिल्कुल हाँ आएंगे। क्यों, क्योंकि आप जानते हो अर्थ जो है ना, अर्थ जो है वो यही कहता है वे सभी प्रकार के संसाधन जिसमें उत्पादन करने का गुण पाया जाता हो। तो क्या कृषि की फसलें हैं, तो फसलें में उत्पादन होता नहीं, क्या गेहूं है, होता है। वन संपदा है, क्या वन से उत्पादन, वन की लकड़ी है, उत्पादन होता है कि नहीं, उत्पादन का मतलब है जिसमें उत्पाद पाए जाते हो। ओके, तो वन जो है, वन से लकड़ी, लकड़ी क्या है, उसका वनोत्पाद है, वनोत्पाद क्या है, लकड़ी है उसका, राइट। मत्स्य उत्पादन का आप जानते हो मछली है, मछली क्या है, उत्पादन है, उत्पाद है, ठीक है। जल क्या है, जल एक जीवन है, जल जीवन है, वो भी एक जानते हो उसको पीने योग्य होता है, ठीक है, उससे चलने, उससे बिना तो कोई जीव हो चाहे पादप हो बच ही नहीं सकते हैं, तो जल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वायु देखो, वायु बिना कोई नहीं बच सकता है, और खनिज संपदाएं हैं आप जानते हो, तो खनिज संपदा है हमारे देश के विकास के लिए इंपॉर्टेंट हो, राइट। आप इसका सही से उपयोग करते हो तो बहुत ही अच्छा होता है, अगर उपयोग ही नहीं कर पाओगे तो देश का विकास नहीं कर पाओगे। तो खनिज संपदा जो है एक प्राकृतिक देन होती है, राइट, ये आप जानते हो हमारी पृथ्वी में पाई जाती है। तो ये सभी है ना किस में आते हैं, प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। इसके बाद आप जानते हो दूसरा जो आता है इसी के अंतर्गत वो आ जाता है आपका भौतिक संसाधन। तो भौतिक संसाधन के अंतर्गत आप जानते हो वो सभी प्रकार के संसाधन आते हैं जो इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए, इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए वो उत्पादन करते हैं, और उन उत्पादनों का क्या करते हैं, वो मशीनरियों के माध्यम से, राइट। आप जानते हो मशीनरियों के माध्यम से क्या करते हैं, वो उसी जो उत्पादन होता है ना, इसी का वो क्या करते हैं, विनोद उत्पाद करते हैं, राइट। क्या करते हैं उसका, या आप जानते हो क्या करते हैं, विनिर्माण करते हैं, आपने विनिर्माण शब्द सुना हो, वो करते हैं, राइट। तो ये क्या आ जाता है, भौतिक संसाधन। तो भौतिक संसाधन के अंतर्गत आप जानते हो क्या आ जाते हैं, सभी जो उद्योग हैं, जैसे उद्योग होते हैं ये आते हैं। इसी में आप जानते हो मशीनरी सिस्टम आ जाता है, जो भी मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये सभी क्या हैं, ये सभी आप जानते हो क्या है, ये भौतिक संसाधन है। लेकिन ये संसाधन जो है ना, ये संसाधन जो है ना, ये डिपेंड किस पे होते हैं, इसी पे होते हैं। आप जानते हो खनिज संपदा ना हो, खनिज संपदा ना हो तो क्या ये मशीनरी बन जाएगी, क्या ये उद्योग स्थापित कर लोगे, नहीं कर पाओ। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बना लोगे, नहीं कर पाओगे। जितने भी वाहन आपको दिखते हैं लोहे से बने हैं कि नहीं, अब ये जब खनिज संपदा ही नहीं है तो वाहन किस चीज़ का बना लोगे, बना पाओगे ना। तो आप एक चीज़ याद रखना कि जो भौतिक संसाधन है वो डिपेंड जो करता है वो प्राकृतिक संसाधनों पे ही करता है। जब मनुष्य आया था, मनुष्य ने निरंतर रिसर्च की है, तो रिसर्च करने के बाद
उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया उसने, इस प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है उसने, तब ये भौतिक संसाधनों तक पहुंचा है, राइट, तब इन भौतिक संसाधनों तक पहुंचा है। तो सबसे पहले हमारे नेचर ने हमें जो प्राकृतिक संसाधन दिए हैं ये मुख्य माने जाते हैं, ये अर्थ में इनको मुख्य माना जाता है, क्योंकि बिना प्राकृतिक संसाधन के जीवन असंभव है, ना देश का विकास होगा, इंसान का ही विकास नहीं होगा। ओके, तो प्राकृतिक संसाधन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इन्हीं संसाधनों पे जो डिपेंड होते हैं वो होते हैं भौतिक संसाधन। और भौतिक संसाधन जैसे उद्योग है, मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक है, ये जो सभी क्षेत्र आ जाते हैं, राइट, जो भी औजार हैं, कारखाने हैं, ये सभी जो आ जाते हैं ये भौतिक संसाधनों में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हो। इसके बाद आप जानते हो तीसरा जो संसाधन है ये होता है सेवा का, सेवा क्षेत्र। तो आपको एक चीज दिमाग में क्लियर कट कर लो कि आपने इन उद्योग मशीनरियों के माध्यम से जो भी व्यवस्थाएं की हैं, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाए हैं, प्रोडक्ट जो भी आपने बनाए, मान लो आपने क्या किया, प्राकृतिक संसाधन आपके पास हैं, राइट, प्राकृतिक संसाधन आपके पास हैं, इन प्राकृतिक संसाधनों को आपने क्या किया, उपयोग किया मशीनरों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से। जैसे आपके पास गेहूं है, राइट, अब गेहूं को क्या किया आपने, आटा बनाया। आटा कैसे बनाया, उद्योग के माध्यम से। उद्योग क्या, चक्की, आपने चक्की पे पीसा आटा, वो क्या हुआ, उसका क्या हुआ, निर्माण हो गया, राइट, उसका क्या हुआ, निर्माण हो गया। देखो जो नेचर बना रहा है वो निर्माण नहीं है, समझ रहे हो, नेचर जो बना रहा है उसे हम निर्माण में हम समाहित नहीं कर सकते हैं, लेकिन निर्माण जो, देखो अब हिमालय है, राइट, हिमालय क्या है, हिमालय का निरंतर निर्माण हो रहा है, निर्माण हो रहा है, राइट, निर्माण हो रहा है, बन रहा है हिमालय, बन रहा है हिमालय। क्या आप हिमालय का विनिर्माण कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप जानते हो हिमालय का केवल निर्माण हो रहा है लेकिन उसका विनिर्माण नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो इसी प्रकार से आप जानते हो कि भौतिक संसाधन जो होते हैं, भौतिक संसाधन जो होते हैं ये एक्चुअली में देखा जाए तो ऐसे संसाधन होते हैं जो आप जानते हो इन निर्माण क्षेत्रों को विनिर्माण में परिवर्तित करते हैं। ओके, अब विनिर्माण से अब कितना भी निर्माण होता जाए तो उसको विनिर्माण में ही समाहित करते हैं, इतना दिमाग में आपके होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे वन संपदा है, मत्स्य उद्योग है, जल संसाधन, वायु संसाधन, ये नेचर ने दे रखे हैं, इनका निर्माण किया है नेचर ने। ओके, निर्माण इनका नेचर ने किया है। अब इसका क्या करते हैं, ये मशीनों के माध्यम से या मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, ठीक, इनका हम क्या करते हैं, इनका हम पुनर्निर्माण करते हैं, राइट, इनका हम विनिर्माण करते हैं, समझ रहे हो। तो विनिर्माण जो होता है वो भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आ जाता है, और निर्माण जो है वो भौतिक संसाधन निर्माण भी आ जाता है, लेकिन निर्माण जो है प्राकृतिक नेचर में भी आपको देखने को मिलता है, जैसे हिमालय पर्वत है, इन सभी में। लेकिन वन संपदा जो आप देखोगे या मत्स्य उद्योग आप देखोगे तो इसमें एक चीज याद रखना, इसमें निर्माण कंप्लीट नहीं हो पाता है, राइट, इसका निर्माण कभी कंप्लीट नहीं होता है। नेचर आप जानते हो कि कोई चीज है, नेचर जो बनाता है उसका कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक, उसका कोई कंप्लीट नहीं, वो तो चलती रहती है, चलती रहती है। हिमालय बनना है तो बनने दो, आज भी बन रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप जानते हो ये चीजें होती रहती हैं, ये चीजें होती रहती हैं। तो नेचर कभी नहीं सोचता है कि हाँ कि इस चीज को अब बंद कर दीजिए, कि अब नहीं, अब हो गया, नहीं होता ना। लेकिन हाँ, समय के साथ परिवर्तन हो जाए तो वो भले ही बंद हो जाए, लेकिन नेचर ऐसा कोई गुणवत्ता नहीं रखता है कि वो ऑटोमेटिकली उसे बंद कर दे, समझ रहे। ये चीजें माइंड में होनी चाहिए। इस वजह से आप जानते हो कि इनका जो उपयोग होता है, इन संसाधनों का जो उपयोग होता है, ये निर्माण की प्रगति में रहते हैं, इनका पूर्ण निर्माण नहीं होता है, राइट। तो इनका क्यों, क्योंकि खनिज संपदाएं हैं, लोहा बन गया, लोहा का अंदर अंदर और कुछ बन गया, उसके और बन गया, इसका मतलब है उसका निर्माण, आप जानते हो कि एक क्षेत्र में तो उसका निर्माण होता है, लेकिन आप जानते हो उसका फिर से परिवर्तन होता है, वो नेचर ही करता है। तो जिस वजह से उसका निर्माण ही माना जाएगा, क्योंकि वो नेचर है, नेचुरली चीजें हैं, नेचुरली कभी भी निर्माण नहीं करती, नेचुरली जो है कभी भी निर्माण नहीं करती, वो निर्माण ही करती हैं। और जबकि मनुष्य जो होता है उन निर्माण जो व्यवस्थाएं होती हैं, राइट, संसाधन जो होते हैं उनका विनिर्माण करता है। इतना दिमाग में आना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए ये जो कृषि है, ये वन संपदा है, मत्स्य उद्योग हैं, जितने भी संसाधन हैं, इन अर्थों का, राइट, इन अर्थों का यही मनुष्य जो है भौतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए इनका क्या करता है, इनसे क्या करता है, इनसे विनिर्माण काम करता है, समझ रहे हो, इनसे क्या करता है, विनिर्माण का काम करता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि विनिर्माण केवल, इसमें विनिर्माण भी आएगा, निर्माण भी इसमें आ जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
जो सीधे सीधे निर्माण की जाती हैं, ठीक है, उनको हम बाद में बताएंगे। चलिए, तो इतना समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो इनसे अब क्या हुआ, इन वन संपदा है या कृषि है, इनसे इनका क्या हुआ, जैसे आटा है, गेहूं है, इनसे क्या बनाया, अब आटा है, राइट। अब एक एग्जांपल ले लो, आटा है, आटा से आपने क्या बना लिया, आटा से आपने बनाया फुलके बना लिए, प्रोडक्ट कुछ बना लिया, राइट। अब वो उद्योगों मशीनरियों के माध्यम से आपने बनाया, उद्योग था उसका, अब उद्योग था उससे आपने बनाया, अब वो आपके पास रखे हैं, आपके पास रखे हैं, अब उसके लिए कुछ ऐसा मार्केटिंग सुविधाएं भी तो होनी चाहिए, उसके लिए कुछ ऐसी मार्केटिंग सुविधाएं भी होनी चाहिए ताकि उनका वितरण किया जा सके, राइट, उनको वितरण किया जा सके। तो अब उसमें जो भी वितरण वाली जो व्यवस्थाएं आ जाएंगी, जो भी वितरण वाली व्यवस्थाएं आ जाएंगी, उसको हम सेवा क्षेत्र में शामिल कर लेते हैं। तो सेवा क्षेत्र जो है एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो यही सेवा जो क्षेत्र है ये प्रमुख माना जाता है, सेवा क्षेत्र जो है ये प्रमुख माना जाता है, राइट। और किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए सबसे जो अहम है वो है सेवा क्षेत्र। अगर किसी भी देश में अगर सेवा क्षेत्र स्लो है तो वो देश अविकसित माना जाता है। कैसा माना जाता है, अविकसित। अगर किसी देश में वही सेवा क्षेत्र डेवलप है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रगति में हैं, तो ये दिमाग में क्लियर कट कर लेना कि वो देश विकासशील या विकसित अवस्था में है। ओके, तो सेवा क्षेत्र जो है वो किसी भी देश की व्यवस्था को संकेत कर देता है कि उस देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, या वो देश जो है वो किस प्रगति में चल रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें जो है आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। तो आप एक चीज़ याद रखना, सेवा क्षेत्र आप तभी डेवलप कर सकते हो जब आपके पास भौतिक संसाधन अच्छे तरीके से हो, और भौतिक संसाधन तभी डेवलप हो सकते हैं जब आपके पास वो प्राकृतिक संसाधन हो। ओके, प्राकृतिक संसाधन अगर नहीं है ना तो आप भौतिक संसाधनों का क्या क्या करोगे। मशीनरी आपने स्थापित कर ली, उसका क्या काम, लेकिन मशीनरी आप जानते हैं लोहे से आपने, मान लो आपके पास खनिज संपदा थी, आपने मशीनरी ऐसी बना ली, लोहे की बना ली, ठीक है, आपने लोहे की बना ली, किसके लिए, कृषि के लिए बना ली, ठीक है। अब कृषि में फसलें ही नहीं होती हैं तो वो किस काम की है ना, तो नहीं हो सकता ना। तो ये सभी जो है ना, ये सभी जो हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो या सेवा संसाधन हो, ये सभी जो तीनों प्रकार के संसाधन हैं ये अर्थ की ही श्रेणी में आते हैं। इसमें आते हैं अर्थ की श्रेणी। अब दिमाग में क्लियर कट कर लो अर्थ का क्या मीनिंग होता है, अर्थ का क्या बेसिक मीनिंग होता है। ये कोई एक नॉर्मल शब्द नहीं है, ये व्यापक अर्थ, व्यापक शब्द है, और इसका जो मीनिंग है वो आप किसी भी एंगल से आप देखोगे वो देश के विकास की एक अहम जड़ होती है, उसको ये क्या करता है, महत्व देता है, या उसको ही हम इसे मानते हैं, समझ रहे। ये चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। अब बात ये आती है कि सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में आप जानते हो जैसे व्यापार आप जानते हो, राइट, व्यापार आप जानते हो, तो व्यापार जो होता है आप जानते हो लेन देन है, राइट, ये सभी जो है ना ये सेवा क्षेत्र में है, लेन देन ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं ये सभी सेवा क्षेत्र में है। और जितने ही उद्योगों में जो लोग प्रगति में काम कर रहे हैं ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आएंगे, ओके, क्योंकि ये सेवा दे रहे हैं। जितने भी रोजगार है ये सब सेवा क्षेत्र में आएगा, क्यों, ये सेवा दे रहे हैं। तो सेवा क्षेत्र जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आपने देखा हो सेवा क्षेत्र के लिए सरकार ने कितने सारे काम किए हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, राइट। तो ये सभी है ना, स्टैंड अप इंडिया है, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, चाहे जितने भी सरकार ने ये इंडिया से संबंधित जो प्रोग्राम चलाए हैं ये सभी सेवा क्षेत्र के ही अंतर्गत आएंगे। क्यों, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देश की जो जनता है, देश की जो जनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा, उनको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्किल देने का प्रयास करेंगे तो स्किल इंडिया, तो स्किल के अंतर्गत आप जानते हो प्रमुख शिक्षा क्षेत्र के संदर्भ में कितना सरकार प्रयास करती है, स्किल इंडिया, राइट। तो इसी में आ जाता है फिर आपका कौशल इंडिया, कौशल विकास योजनाएं होती हैं, समझ रहे हो, कौशल विकास योजनाएं ये सभी सेवा क्षेत्र में आती हैं ब्रो। इसी के आप जानते हो कि स्टैंड अप इंडिया है, इसके बाद स्टार्टअप, स्टार्टअप इंडिया का मतलब आप कोई भी उद्योग स्थापित करते हो, स्टार्टअप, आप कोई भी स्टार्टअप का मतलब यही है, ये आप जानते हो। तो आप जानते हो यूनिकॉर्न, आपने नाम सुने हो, भारत में कितने हैं यूनिकॉर्न, ठीक है, 18 से शायद 18 से कुछ ऐसे हैं, वैसे बहुत सारे हैं, दूसरे नंबर पे है विश्व में यूनिकॉर्न में भारत, ओके। तो यूनिकॉर्न के क्षेत्र में आप देख लो तो भारत भी काफ़ी प्रगति कर रहा है। तो यूनिकॉर्न जो है वो भी आप जानते हो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आ जाता है, तो ये आपके समझ में आना चाहिए। तो जितना भी व्यापार या लेन देन है
जो भी देश के विकास के लिए या देश की आर्थिक संसाधनों को संचालित करने के लिए जो लेन देन होता है देश में या विदेशों के साथ होता है, वो सभी सेवा क्षेत्र के श्रेणी में ही आता है। लेकिन सेवा क्षेत्र तभी प्रगति हो पाएगा जब आपके पास भौतिक संसाधन ठीक ढंग से काम करते हैं। भौतिक संसाधन ही आपके पास नहीं तो आप उन चीज़ों को कैसे प्रगति कर पाओगे, सेवा क्षेत्र कैसे दे पाओगे? क्योंकि आपके पास स्टार्टअप इंडिया है तो उद्योगों से संबंधित स्टार्टअप इंडिया है, राइट। तो अब जब आपके पास में पैसा नहीं, पूंजी नहीं, आपके पास ऐसी मशीनरी सुविधाएं नहीं है, तो आप कैसे उद्योग स्टार्टअप स्थापित कर लोगे, क्या कर लोगे बताओ? नहीं कर पाओगे ना। अगर आपके पास मान लो भौतिक संसाधन हैं भी, तो अगर आपके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो आप भौतिक संसाधनों का क्या कर पाओगे? तो यही दिमाग में आप सेट कर लो कि ये तीनों जो संसाधन हैं, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो सेवा क्षेत्र के संसाधन हो, इन सभी संसाधनों को जब एक समाहित में हम देखते हैं, एक दृष्टिकोण से हम देखते हैं, तो वो सभी अर्थ के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं आपको अर्थ स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अर्थ को केवल आप भारत से ही जोड़ के मत देखिए, अर्थ को केवल पाकिस्तान या चाइना से जोड़ के मत देखिए, अर्थ को आप उस एंगल से देखिए जिस देश में ये सभी प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, समझ रहे हो? तो आप किसी पार्टिकुलर किसी देश को देखते हुए आप अर्थ को मत समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन हाँ, देश को एंगल बना सकते हो, माध्यम बना सकते हो, लेकिन हर देश में ये संसाधन जो हैं सभी अपने अपने देश के विकास के आर्थिक विकास में प्रगति करते हैं, तो वो इन सभी प्रकार के संसाधनों को जुटाते हैं। जिसके पास भौतिक संसाधन या सेवा क्षेत्र है लेकिन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधनों को आयात करते हैं। मान लो किसी के पास कृषि नहीं होती है किसी देश में, तो वो कृषि का क्या करते हैं, कृषि से फसलों का क्या करते हैं, आयात करते हैं। किसी के पास भौतिक संसाधन नहीं है तो वो उद्योगों का आयात करते हैं, मशीनरियों का परचेज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमों का परचेज करते हैं, राइट। किसी के पास काफ़ी वन संपदा, मत्स्य उद्योग, ये सब कुछ है, तो वो क्या करते हैं, उसका निर्यात करते हैं। और जिसके पास उद्योग मशीनरी नहीं है वो आयात करते हैं, समझ रहे हो? तो यही जो है, यही क्या है, व्यापार है। और इसी में व्यापार आप जानते हो ये क्या आता है, सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। क्योंकि व्यापार में क्या है, लोग काम करते हैं कि नहीं, इसमें परिवहन काम करता है कि नहीं, पूरा इसमें कॉरिडोर काम करता है कि नहीं, तो ये सब जो है ना सेवा क्षेत्र में आता है। तो ये सभी जो है ना अर्थ की श्रेणी में आते हैं, समझ रहे हो? अब बात ये आती है, इसी अर्थ के लिए कोई देश है, राइट, कोई देश है, इसी अर्थ के लिए अपनी एक क्या बनाता है, प्रशासनिक व्यवस्था बनाता है। कोई देश है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था बनाता है। देखिएगा, अगर किसी देश में प्रशासनिक व्यवस्था अगर नहीं है, राइट, अगर वो व्यक्तिगत भी है, तो आप जानते हो व्यक्तिगत भी अगर रहता है, व्यक्तिगत मान लो पूंजीवादी व्यवस्था है, ठीक है, वहाँ पे सरकार से में सरकार मानते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूंजीवादी व्यवस्था पार्टिकुलर पूंजीवादी पूरी हो। तो अब तो वर्तमान में तो ऐसी व्यवस्थाएं रही नहीं है, पहले ऐसी व्यवस्थाएं थी, ठीक है। तो जो वेस्टर्न थिंकर के जो वेस्टर्न जो देश कंट्रियां थी, तो उसमें ऐसी पूंजीवादी व्यवस्थाएं हैं, आज भी पूंजीवादी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो पूंजीवादी एक मिश्रित व्यवस्थाएं हो गई हैं। वो हम आपको बताएंगे कैसे हो गई हैं। तो बात यही आती है कि कोई भी देश है, ठीक है, अगर उसके पास प्रशासन व्यवस्था है, इस प्रशासन व्यवस्था के माध्यम से जैसे भारत के एग्जाम्पल में ले लो, इसी प्रशासन व्यवस्था के माध्यम से वो क्या करता है, इन अर्थों का मतलब इन संसाधनों का वो क्या करता है, सही ढंग से इसको ध्यान में रखते हुए इसके विषय में किस प्रकार से देखरेख करना है, इसका कुछ भी पर्यवेक्षक करना है, इनका सभी को मानचित्रण करना है, डाटा जोड़ना है, डाटा आंकड़ों को करना है, इनको ध्यान रखते हुए, लोगों का ध्यान में रखते हुए क्या करता है, इन संसाधनों का प्रयोग करता है, इन संसाधनों का उपयोग करता है, वही कहलाती है वहाँ की व्यवस्था, राइट, वही कहलाती है वहाँ की व्यवस्था। तो इसी को हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था। तो इसी को आ जाती है इसमें शामिल कर ले। तो अर्थव्यवस्था की मीनिंग आपको एक्चुअली समझ में आ गई होगी कि वे सभी प्रकार के संसाधन जिसमें उत्पादन करने का गुण हो और वही उत्पादनों का प्रयोग करते हुए कोई देश अपने यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था के माध्यम से ठीक ढंग से वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक जनहित के लिए वो संचालित करता हो, उनको जनहित के लिए व्यवस्थाओं को पहुँचाता हो, वो सभी एक व्यवस्था को रेगुलेट करते हुए वो सभी संसाधनों का प्रयोग करता है, वही कहलाती है उसकी अर्थव्यवस्था। चलिए, तो इतना समझ में आना चाहिए। अब बात आती है कि अर्थशास्त्र क्या है। तो आप एक चीज़ समझो कि इसके संदर्भ में, संसाधन के संदर्भ में हो, इनके संसाधन संदर्भ में अलग अलग विद्वान
अलग अलग विद्वान अपनी अपनी एक सैद्धांतिक विषय रखते हैं, अलग अलग विचार अपने रखते हैं, जिसमें आपने एडम स्मिथ का नाम सुना हो, राइट। तो ऐसे जो बड़े बड़े विद्वान रहे हैं, एडम स्मिथ जैसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र पर बहुत ज़्यादा काम किया है, राइट, अर्थशास्त्र पे बहुत ज़्यादा काम किया है। तो इन पे आप जानते हो इनके अपने अपने विचार रहे हैं, सैद्धांतिक विचार रहे हैं। तो इन्हीं विचारों को, इनकी विचारों को, इनकी मनोप्रयोगों को क्या करते हैं, इसी अर्थशास्त्र में समाहित करते हैं, समझ रहे हो। यानी कि जो भी सैद्धांतिक व्यवस्थाएं इनसे संबंधित, अर्थ से संबंधित जो भी बड़े बड़े विद्वान अपने विचार विमर्श देते हैं, अपनी सोच विचार देते हैं कि क्या कैसा होना चाहिए, कौन सी व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, इस संदर्भ में वो विचार विमर्श करते हुए वो क्या निकालते हैं, सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल एक अपनी पद्धति देते हैं। तो वो सभी क्या आ जाती है, अर्थशास्त्र में समाहित हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। तो एक्चुअली में अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र आपको समझ में आ गया है। तो अब हम उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉपर्टी जो है एक्चुअल में समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब बात हम ये करते हैं कि सरकार जो होती है वो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करती है। सबसे ज़्यादा आप जानते हो इस पे फोकस करती है, राइट, सबसे ज़्यादा है सरकार इस पे फोकस करती है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि सरकार जो है कृषि क्षेत्र में, आप जानते हो कितनी सारी योजनाएं सरकार चलाती है। कृषि सिंचाई योजना देख लो, चलाती है सरकार नहीं। कृषि बागवानी योजना देख लो, चलाती है कि नहीं। कृषि प्रबंधन योजना आप देख लो, राइट। मृदा कार्ड स्वास्थ्य योजना आप देख लो। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं कृषि क्षेत्र में। कृषि गुणवत्ता मानचित्रण आप देख लो, राइट। इसके बाद कृषि का जो मृदा है उसमें किसी प्रकार के अकार्बनिक कार्बन पदार्थ हैं उससे संबंधित आप देखते हो सरकार योजनाएं चलाती है, राइट, आप वो देख लो। तो आप एक चीज़ समझो कि कृषि संबंधित गवर्नमेंट क्यों चला रही है। क्यों? कृषि हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है और कृषि के बिना हम देश का विकास नहीं कर सकते। तो कृषि अहम रखता है क्योंकि ये पोषण के लिए अहम माना जाता है। अब देखो वन संपदा के लिए तो सरकार आप जानते हो, अभी वर्तमान है, आप जानते हो हमारे यहाँ पर 19-20% जो भी वन है, ठीक है, सरकार क्या कर रही है, 33% पूरे भारत में वन का प्रयोग करना चाह रही है। ठीक है, सरकार चाहती है कि 2023 तक हम 33% तक अपने भारत में वन लगवा सकें। क्यों? वन क्या है? वन एक संपदा है। वन क्या है? वन कार्बन डाइऑक्साइड शोषण करते हैं। वन क्या है? वन हमारी एक संपत्ति है। वन क्या है? वन हमारे घरेलू उपयोगों में काम आता है। वन क्या है? फर्नीचर उद्योगों में काम आता है। तो वन के लिए सरकार आप जानते हो बहुत योजनाएं चलाती है। ठीक, वन उन्मूलन जो है उस पर, वन उन्मूलन नियंत्रण पे सरकार काम करती है। ठीक है, पर्यावरण समिति पे काम करती है, पर्यावरण प्रबंधन पे काम करती है। ठीक, ग्रीन इंडिया है, ठीक है, और इसमें आप जानते हो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। तो सरकार काम करती है। तो क्यों करती है? अपनी अपनी गवर्नमेंटें काम करती हैं अपने अपने देशों की संपदा को बचाने के लिए, वन संपदा को बचाने के लिए। उसके बाद आप जानते हो मत्स्य क्षेत्र में मछलियों के लिए सरकार देखो इसके लिए रूल बनाती है, अधिनियम बनाती है सरकार। मत्स्य उद्योग से संबंधित है, ठीक है, जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको लिए उद्योग बनाती है। जल संसाधन, जल अहम माना जाता है। तो जल का आप जानते हो कि इसके लिए तो जल शक्ति मंत्रालय है, जल प्रबंधन आयोग है इसका। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो जल जीवन मिशन योजना आप देख लो सरकार की चलती है। जल प्रबंधन नियोजन योजना आप देख लो सरकार की चलती है। ठीक है, जल समिति आप देखो सरकार की है। इसके आप जानते हो बहुत सारा ऐसा है संसाधन, जल वितरण को लेकर या जल संसाधन के जल नियंत्रण करने के लिए सरकार की योजनाएं रहती हैं। क्यों? ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है, इसको हमें बचाना चाहिए, हमें इसे बचाना चाहिए। एक वायु है, तो वायु को देखो आप जानते हो प्रदूषण जो फैलता है उसको नियंत्रण करते हैं। क्यों? इसमें जहरीले पदार्थ मिल जाते हैं वायु में। तो आप जानते हो ये हमारे मानव हानिकारक लिए बहुत ही इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर किसी प्रकार के 2.5 ppm कण या 10 ppm कण के अगर पहुँचते हैं, ठीक, कण पहुँचते हैं, इतने सूक्ष्म कण जो पहुँच जाते हैं, सूक्ष्म या स्थूल कण, तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे माइंड में क्या जाएगी, जहरीली गैसें डाली जाती हैं माइंड में, हमारे फेफड़ों में। तो ये लंग्स जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियां, जैसी घातक बीमारियों को भी ये प्रभाव डाल सकती हैं, समझ रहे हो। इसके बाद खनिज संपदा है, तो खनिज संपदा के लिए सरकार का आप जानते हो उत्खनन अधिनियम पूरा बना है, उत्खनन नियंत्रण एकदम अधिनियम है, राइट, सरकार का वो है, उस पर लेकर आप जानते हो ये तो इस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। तो खनिज संपदाएं जो हैं इसको ध्यान में रखते हैं। तो इसके लिए आप जानते हो, और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, इसके विकास करने के लिए आप जानते हो कि सरकार जो है एक सतत विकास प्रोग्राम, आपने देखा हो सतत विकास।
तो सतत विकास का मतलब ये है कि आपके पास जो भी प्राकृतिक संपदा है उसका आप इस प्रकार से प्रयोग कीजिए कि आपको आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक है, उसका सतत विकास कीजिए। सतत विकास का मतलब ये है कि आपके पास प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको आगे की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए यूज करना है, क्योंकि आपके पास प्राकृतिक संसाधन जो नेचर ने दिए हैं, राइट, नेचर ने दिए हैं, उसका आप उसी प्रकार से प्रयोग कीजिए कि आने वाली पीढ़ी भी आपके उन संसाधनों का जो बचे हैं संसाधन उसका भी वो प्रयोग कर सके, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। तो ये संसाधन है, इसके लिए गवर्नमेंट सतत विकास योजना जो नीति जो होती है सतत विकास की, तो ये एजेंडा जो है आप जानते हो सतत विकास का यूएनओ ने जो एजेंडा दिए हैं 17 एजेंडा दिए थे, तो उसी में आ जाता है ये सतत विकास। ओके, तो ये समझ में आना चाहिए आपके। और पता होना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो सरकार उद्योगों के लिए देखो कितना सारा काम करती है। उद्योगों के लिए औद्योगिक नीति है, चौथी औद्योगिक क्रांति है, राइट। तो इसके लिए आप जानते हो चौथी औद्योगिक क्रांति है। इसके बाद आप जानते हो बहुत सारी औद्योगिक नीति है, या आप पूर्वोत्तर उद्योग नीति आप देख लो सरकार की है। इसके बाद बहुत सारे उद्योग भी स्थापित किए हैं, उनके लिए आप देखो नीतियाँ कितनी अच्छी सरकार बना रही है। मशीनरी सिस्टम के लिए आप जानते हो सरकार काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सरकार आप बहुत काम करती है। तो ये सभी भौतिक संसाधनों के लिए सरकार काम करती है कि नहीं। एक बात सेवा क्षेत्र में तो आप जानते ही हो, दूरसंचार आईटी पूरा प्रोफेशन इसी में रखा है, ठीक है। जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो सभी सेवा क्षेत्र में ही आ जाती हैं, चाहे वो जियो हो, वोडाफोन हो, चाहे कोई भी कंपनियां हो। तो जितनी भी आपने टेलीकॉम कंपनियां हैं सेवा क्षेत्र की, हेलो वाली, वो सभी सेवा क्षेत्र में ही आ जाती हैं। वो कोई उद्योग थोड़ी ना है, वो क्या है, एक कंपनियां हैं। वो कैसी हैं, दूरसंचार कंपनियां हैं, तो वो सभी इसी में आ जाती हैं सेवा क्षेत्र में, राइट। वो क्या दे रही हैं, सेवा दे रही हैं, लोगों को सेवा दे रही हैं, ठीक है। चलिए, तो ऐसे आप समझ सकते हो सेवा क्षेत्र में सरकार उसके लिए कितना है। उसके लिए एक IT 2000 का अधिनियम सरकार ने बना रखा है, और भी सरकार इसमें काम कर रही है। उद्योगों के लिए तो सरकार काम कर रही है, MSME उद्योग देखो है, सरकार उस पर काम करती है कि नहीं। चलो, तो इतना समझ में आना चाहिए। और सूक्ष्म उद्योग देखो, उस पे लिए आप देखो, और फिनटेक आप देख लो। ये आप एक चीज़ माइंड में सेट कर लो, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास करती है कि नहीं, करती है, बिल्कुल। चलो, तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये तो बात हो गई थी अर्थ के संदर्भ में, संसाधनों के संदर्भ में। अब बात करते हैं दूसरी व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं। तो देखो, कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं जैसे समाजवादी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखो, ये वैचारिक नीति के आधार पर, वैचारिक नीति के आधार पर जो भी देश हैं वो किस प्रकार की अपनी एक विचारधारा रखते हैं, वो किस प्रकार की विचारधारा को महत्व देते हैं, तो उस विचारधारा को ध्यान में रखते हुए वो अपने आर्थिक संसाधनों का वितरण करते हैं, राइट। तो आप उन्हीं के आधार पर 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है। पहली आ जाती है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राइट, दूसरी है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी जो है वो है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इनको थोड़ा थोड़ा आप समझ लो, एक्चुअली में ये होती क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। देखो, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हर एक कोई देश है, चाहे भारत हो चाहे अदर भी कंट्री हो, तो वहाँ की अपनी एक व्यवस्थाएं होती हैं, राइट, अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। उन व्यवस्थाओं में ये देखा जाता है कि जो लोग हैं वो किस प्रकार से हैं, ठीक, वो लोग किस प्रकार से हैं, उनका अपना एक बंधुत्व है कि नहीं, क्या वो उनका एक सामाजिक महत्व है कि नहीं, राइट, क्या उनका एक व्यक्तिगत महत्व केवल है, उन्हें दूसरों से कोई लेन देन से मतलब नहीं है, वो ये ध्यान में रखी जाती है। तो उसी के हिसाब से वहाँ के आर्थिक संसाधन होते हैं, उनका वो प्रयोग किया जाता है, समझ रहे हो। तो आप जानते हो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब यही है कि कोई भी देश है, राइट, अगर वहाँ पर समाज है, उस समाज का, वहाँ के लोगों का अगर किसी प्रकार से आप जानते हो सामूहिक रूप से आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण रहता है, तो वो होती समाजवादी अर्थव्यवस्था, समझ रहे हो।
वो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में कि जो संसाधन होते हैं, जो आर्थिक संसाधन होते हैं, जैसे हमने अर्थ के संदर्भ में समझा था, उस पर किसका नियंत्रण होता है, समाज का। किसका होता है, समाज का। तो समाज का मतलब क्या है, सामूहिक व्यक्तिगत, सामूहिक व्यक्ति। सामूहिक व्यक्ति का मतलब है कोई पर्सनल व्यक्तिगत नहीं है, सामूहिक, समझ रहे हो, समूह में, समूह में, कोई व्यक्तिगत नहीं है, समूह में है। अगर उन सामूहिक रूप से अगर किसी अर्थव्यवस्था पर, राइट, अर्थव्यवस्था पर अगर उनका नियंत्रण है, तो ऐसी व्यवस्थाएं जो होती हैं वो समाजवादी व्यवस्थाएं, समझ रहे हो, समाजवादी व्यवस्थाएं होती हैं। अब बात आती है कि इसमें अगर सरकार भी इन्वॉल्व करती है तो वो होती है समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था, समझ रहे हो। तो समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो भारत की है, और भारत है, आप जानते हो, समाजवादी के साथ साथ लोकतांत्रिक भी है और पूंजीवादी मिश्रण व्यवस्था है। तो भारत की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्यों? क्योंकि भारत में आप जानते हो कि समाज का भी नियंत्रण रहता है, व्यक्ति का भी नियंत्रण रहता है, सरकार का भी नियंत्रण रहता है, समझ रहे हो। संसाधनों पे आप जानते हो कि जो भी संपत्ति है, राइट, संपत्ति है, संपत्ति पे आप जानते हो कोई भी व्यक्ति है, राइट, तो व्यक्ति अपना मेहनत करता है, मकान बनाता है, तो उसका 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 हक होता है नियंत्रण का, है, राइट। अब एक चीज बात याद रख लो कि वो एक प्रकार से उसमें आप जानते हो सरकार भी इन्वॉल्व करती है, समझ रहे हो, सरकार भी इन्वॉल्व करती है। तो वो आप कैसे, आपको पता होना चाहिए, सरकार भी जब इन्वॉल्व करती है तो ओबियसली, जैसे आप एक मकान ले लो, राइट, आप एक मकान ले लो, मकान आप जानते हो, मकान आप जानते हो किसी व्यक्ति ने मेहनत करके बनवाया है, किसी व्यक्ति ने मेहनत करके बनवाया है, ओके। तो इस व्यक्ति ने जब मेहनत किए हैं, इस व्यक्ति ने जब मेहनत की है, तो इस व्यक्ति का इसका अधिकार है इस पर, राइट। तो ये आप जानते हो, एक प्रकार से देखा जाए तो ये इसकी एक अपनी संपत्ति है, मेहनत कर रहा है, तो ये पूंजी है उसकी, राइट। ये कैसी है, उसकी एक अपनी पूंजी होती है। अब आप जानते हो ये पूंजी है तो इसका इस पर अधिकार होता है, लेकिन आप जानते हो कि इस पे सरकार का भी इसमें हस्तक्षेप रहता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो सरकार जो होती है, जो भी धन है उस पर कर लेती है, राइट। तो सरकार का भी हस्तक्षेप होता है, तो कर भी लेती है सरकार। इसके बाद आप जानते हो कि जो भी आपके पास संसाधन है, ठीक, जो भी आपके संसाधन है आपने मेहनत करके बनाए हुए हैं, राइट, तो आप जानते हो वो जो भी लिखित पढ़त होती है वो भी गवर्नमेंट की रहती है, आपका भले ही नाम है लेकिन उसमें बड़ा बड़ा जो नाम होता है, इतना बड़ा नाम ऊपर लिखा रहता है, राइट, वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट जो होती है उसको नियंत्रण में रखती है, गवर्नमेंट उसको देखभाल में रखती है, नियंत्रण में रखती है। तो इस प्रकार से आप जानते हो सरकार का भी संपत्ति में हस्तक्षेप रहता है, ओके। तीसरी बात आप जानते हो कि जो भी संपत्ति ये है, जो भी संपत्ति ये है एक्चुअली में, इसमें जानते हो किसी व्यक्ति ने भले ही इसमें मेहनत की हो, किसी व्यक्ति मेहनत की हो, लेकिन आप जानते हो ये अपनी मेहनत किसके लिए कर रहा है, सामूहिक के लिए, अपनी व्यक्तिगत तो नहीं की, सामूहिक के लिए कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, अपनी बीवी बच्चों के लिए कर रहा है। तो सामूहिक नियंत्रण हो गया कि नहीं? क्यों? पता नहीं, पिता नहीं है तो उनके बच्चे हैं, बीवी है, वो तो रखेंगी, समझ रहे हो। तो यहाँ की जो व्यवस्था है वो कैसी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। कैसी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो संसाधनों पर समाज का नियंत्रण हो, समाज में पति, बीवी, पत्नी, परिवार, ये सब आ जाता है, वो उनका अगर नियंत्रण है, अपनी संपत्ति में नियंत्रण है, तो वहाँ की समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब बात है कि इसमें सरकार हस्तक्षेप करती है तो वो समाजवादी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था हो जाती है। तो यही चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट भी आप जानते हो संपत्ति पर हस्तक्षेप करती है। पहले संपत्ति पर हस्तक्षेप नहीं था, समझ रहे हो। उन्हीं अपने यहाँ पर देखा जाए जो 44वां संविधान संशोधन 1978, राइट, जो संपत्ति का अधिकार था उसको एक क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बनाया, ओके। तो ये कानूनी अधिकार जब बनाया तो आप जानते हो वहाँ पर गवर्नमेंट संपत्ति पर हस्तक्षेप कर सकती है। तो तब से हमारा जो देश है वो समाजवादी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था वाला है, राइट, समाजवादी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था। क्योंकि हमारे यहाँ पे समाज है, हमारे यहाँ पे समाज, लोग हैं, परिवार है, बीवी बच्चे हैं, सबके, तो समाज हो गया, ठीक है। उनका अपना एक, जो भी मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, तो उनका अपना एक धन पे नियंत्रण रहता है। अब बात ये आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप जानते हो कैसी अर्थव्यवस्था होती है, कैसी अर्थव्यवस्था होती है, ये होती है एक्चुअली में देखा जाए व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो व्यक्ति को केंद्र का महत्व दिया जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर एक प्रकार की मार्केट प्राइस रहती है, मार्केट प्राइस,
यानी कि यहाँ का जो मूल्य है, जो भी संपत्ति है, समझ रहे हो, जो भी प्रोडक्ट है, वो जो प्राइस डिसाइड करती है गवर्नमेंट नहीं करती है, वो मार्केट डिसाइड करता है, वो मार्केट डिसाइड करता है, वो निजी मार्केट डिसाइड करता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो होती हैं वो पूंजीवादी व्यवस्थाएं होती हैं। उसमें गवर्नमेंट किसी भी जैसे प्रोडक्ट बना है, उसमें उस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है कि ये प्रोडक्ट इतने पैसे में बिचेगा, इतने पैसे रुपए में बचेगा, राइट। तो ऐसे तो वहाँ पर ये कोई सी प्रकार का निर्धारण अगर गवर्नमेंट नहीं करती है, ठीक है, तो वो होती है मार्केट प्राइस। तो मार्केट उसका डिसाइड करता है वो किस पर कितने रुपए में होना चाहिए, समझ रहे हो। तो यही चीज़ें होती हैं पूंजीवादी व्यवस्था में। तो पूंजीवादी व्यवस्था आप जानते हो, जो एक्चुअल पूंजीवादी व्यवस्थाएं होती हैं वो व्यक्तिगत होती है, निजी, समझ रहे हो, वो निजी होती है, उसमें समाज परिवार नहीं देखने को मिलेगा, व्यक्तिगत होती है। मेहनत हर एक व्यक्ति करेगा, मेहनत मरते दम तक व्यक्ति अपनी मेहनत करेगा। क्यों? वो मेहनत नहीं करेगा तो उसे खिलाएगा कौन? मेहनत नहीं अगर वो करेगा तो उसे कौन खिलाएगा, बताइए मुझे। उसका कोई है ही नहीं, ना परिवार ना समाज, कुछ है ही नहीं। तो उसने जो भी बचपन से मेहनत की है, जब से मेहनत की है बचपन से, तो वो उसकी संपत्ति है, वो उसकी निजी संपत्ति है, उस पर गवर्नमेंट का कोई वो रोल नहीं होता है, वो निजी होती है, उस व्यक्ति विशेष की होती है, समझ रहे हो। तो वो व्यवस्थाएं जो होती हैं पूंजीवादी व्यवस्थाएं होती हैं, और उसमें जो निर्धारण होता है ना, प्रोडक्ट जो बनते हैं, उसमें मार्केट प्राइस होती है, उसमें मार्केट डिसाइड करता है, गवर्नमेंट नहीं करता, समझ रहे हो। तो ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन वर्तमान आप देखोगे तो पूंजीवादी व्यवस्था जो पहले जो थी, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप वाले जो देश थे, इनमें आपको पूंजीवादी व्यवस्था काफ़ी थी, लेकिन अभी भी पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें, लेकिन आप जानते हो वहाँ की गवर्नमेंट अब नियंत्रण करती है। तो पूंजीवादी जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ की पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हो गई। कैसी हो गई हैं? पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। क्यों? वहाँ पे देश में लोकतंत्र हैं, राइट। तो वहाँ पे आप जानते हो गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट के माध्यम से या जो भी वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, तो उसके माध्यम से उस पूंजी का नियंत्रण किया जाता है, उनका विनियमित किया जाता है, राइट। तो ये होती हैं वहाँ पे, आप जानते हो, ये सब हो गई मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी हो गई हैं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यही होता है व्यक्ति के साथ साथ वहाँ पे सरकार भी हस्तक्षेप करे, ठीक है, सरकार का भी नियंत्रण रहे। यानी कि आप ऐसे समझ लो कि आप जानते हो कोई भी पूंजी है, कोई भी पूंजी है, उस पूंजी पर व्यक्ति का भी नियंत्रण है, सरकार का भी नियंत्रण है। तो ऐसी व्यवस्थाएं होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो समाजवादी पूंजीवादी दोनों को मिलाकर रहती हैं। ऐसी व्यवस्थाएं जो कहलाती हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। वर्तमान में आप देखोगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं सबसे ज़्यादा अब हो गई विश्व में, सब अब तो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हो गई हैं, राइट। चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। पहले आप जानते हो चाइना जो था, चाइना भी आप जानते हो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला हो गया, रूस भी हो गया है। इसमें पहले आप देखोगे तो साम्यवादी व्यवस्थाएं यहाँ पे थी, ठीक है, लेकिन अब ये मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं वाली हो गए हैं। चलो, अब वो कब कैसे हो गए वो हम आपको डिटेल से बाद में बताएंगे। बस थोड़ा इतना इतना आप समझते जाओ, इतना ही अगर आप समझते हो तो बेसिकली आपको पता हो जाएगा। इसके बाद आप जानते हो, इतना तो आपको समझ में आ गया ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था तो समझ में आ गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जो जो जहाँ पर आप जानते हो कि समाज के साथ साथ पूंजीवादी व्यवस्था भी हो और समाजवादी व्यवस्था भी हो, इनके दोनों के मूलभूत गुण अगर उस चीज़ में विद्यमान हैं, समाजवादी में, अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामाजिक गुण भी होने चाहिए, अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी गुण होने चाहिए। ऐसी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं, समझ रहे हो। ये चीज़ें होती हैं, ये समझ में आना चाहिए। चलो, अब तीसरी कंडीशन अगर आप देखोगे तो विकसित, अविकसित, विकासशील देश के आधार पर भी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, ओके। तो ये जो है हम वो जीडीपी में पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद आप जानते हो प्लानिंग के आधार पर होती है, जैसे नियोजित अर्थव्यवस्था है, अनियोजित अर्थव्यवस्था है, तो इसको अभी नहीं पढ़ना है। नियोजित अर्थव्यवस्था, अनियोजित अर्थव्यवस्थाएं, ये वहाँ की जो प्लानिंग के आधार पर होती हैं। कहीं कहीं पंचवर्षीय योजना, 1 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना, 20 वर्षीय योजनाएं, ये जो चलती हैं ये प्लानिंग के आधार पर होती हैं कि हमें देश की व्यवस्था को चलाना है, तो लोगों को कौन सी ऐसी योजनाएं दें या कौन सी ऐसी योजनाएं बनाएं जिसके अंतर्गत हमारा देश का विकास हो सके, लोग उससे जुड़ सकें, लोग उसका समर्थन कर सकें, राइट। तो ये जो होती है प्लानिंग के आधार पर होता है, क्योंकि मुझे अर्थव्यवस्था का क्या करना है, केंद्रीकरण, या अर्थव्यवस्था का क्या करना है, विकास करना है। तो इस वजह से आप जानते हो मुझे कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग तभी हो सकती है जब हमारे पास पर्याप्त रूप से सभी संसाधन मौजूद होते हैं। तो इसके लिए आप जानते हो नियोजित अनियोजित व्यवस्थाएं होती हैं।
तो ऐसे आप समझ सकते हो, तो उनको हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें इतना ज़्यादा डिटेल से जाना नहीं है, ठीक है। चलो अब बात हम ये करते हैं कि सबसे पहले एक चीज़ ये समझो, पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें उत्पादन कैसे करना चाहिए, ठीक। पहले क्वेश्चन नहीं है, पहला क्वेश्चन ये आता है उत्पादन क्या किया जाना चाहिए, उत्पादन क्या किया जाना चाहिए। अगर ये आपके सामने प्रश्न आता है तो आप के अंदर ये, अगर आपके समझ कोई भी देश है वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, तो पहले वो ये सोचती है कि उत्पादन क्या किया जाना चाहिए, राइट। उत्पादन क्या किया जाना चाहिए। अगर आप जानते हो इस उत्पादन को, अगर इस उत्पादन को, राइट, इस उत्पादन को क्या किया जाना चाहिए, तो उत्पादन कैसे क्या किया जाना चाहिए, उत्पादन जो होते हैं वो क्या किए जाने चाहिए। तो आपको एक चीज़ दिमाग में रख लो, अगर मुझे देश का विकास करना है तो हमें उत्पादन तो करने ही पड़ेंगे, और उत्पादन क्या किए जाने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे वो सभी उत्पादन की श्रेणी में आते हैं, राइट। तो उत्पादन क्या किया जाना चाहिए, अनाज का उत्पादन किया जाना चाहिए, राइट। उद्योगों का उत्पादन किया जाना चाहिए, राइट। तो अनाज है, प्राकृतिक संसाधन है, जो मैंने आपको बताया थे जितने भी उत्पादन करने का गुण रखते हो, तो उनका उत्पादन किया जाना चाहिए, समझ रहे हो। अब उनके उत्पादन करने में अगर कोई व्यक्तिगत रोल करता है तो ऐसी व्यवस्थाएं जो होती हैं वो पूंजीवादी कहलाती हैं। जैसे समझो कि कोई भी उत्पादन करना है, राइट, उत्पादन क्या किया जाना चाहिए। अब उत्पादन में मान लो कोई व्यक्तिगत अपनी विशेषता को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करता है, या अपने विकास करने के लिए, खुद का विकास करने के लिए, समाज का विकास नहीं ना, परिवार का, खुद का विकास करने के लिए, समझे, उत्पादन वो करता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं, यानी कि जो व्यक्तिगत, राइट, जो व्यक्तिगत है अपने हित के उत्पादन कर, अपने हित के लिए, स्वयं के हित के लिए अगर वो उत्पादन करता है, राइट, स्वयं के उत्पादन के लिए वो व्यक्तिगत उत्पादन करता है, तो वो होती है पूंजीवादी व्यवस्था, समझ रहे हो। अगर इसी उत्पादन में अगर समाज का हित रहता है, राइट, इसी उत्पादन में अगर समाज का हित रहता है, अगर कोई भी चीज़ है, अनाज से संबंधित उत्पादन ले लो, किसी फसल से संबंधित ले लो, राइट, अगर उत्पादन करना है, राइट, उत्पादन करना है, अगर उसमें समाज की भूमिका है, तो ओबियसली वो कहलाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और उत्पादन क्या किया जाना चाहिए, इसमें तो आपको समझ में आना चाहिए, जो प्राकृतिक संसाधन है वे सभी उत्पादन होते हैं, सभी क्या उत्पादन करने के गुण रखते हैं ना वो, राइट, आप उत्पादन करने का गुण रखते हैं। तो अब ऐसी ओबियसली में आप जानते हो उत्पादन में आप जानते हो कि कोई भी कच्चा माल है, अगर आप उसका क्या करते हो, उसको निर्माण से विनिर्माण में आप बनाते हो, राइट, तो वो उत्पादन है, वो भी तो उत्पादन है। उत्पादन का मतलब ये नहीं है कि प्राकृतिक ने दे दिए वही केवल उत्पादन है। उत्पादन का आप यहाँ भी ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप कोई भी कृषि से आपके पास कच्चा माल है, अगर आप उसको विनिर्माण करते हुए अगर आप उत्पादन कर लेते हैं, तो वो भी तो उत्पादन है। नेचर का भी उत्पादन है, नेचर ने बना के दिया है, वो भी उत्पादन है। अगर आप उसी उत्पाद का यूज करते हुए उत्पादन फिर से बना लेते हो, तो वही उत्पादन है। तो अब वही ध्यान में रखा जाता है कि यही जो उत्पादन है, अगर वो व्यक्तिगत हित के लिए, व्यक्ति स्वयं के हित के लिए करता है, तो वो होती है आपकी पूंजीवादी व्यवस्था। और अगर वही उत्पादन में समाज अपना हित के लिए करता है, समाज को ध्यान रखते हुए करता है, तो वो होती है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। यदि इसमें व्यक्तिगत समाज दोनों को हित को ध्यान में रखते हुए सरकार करती है, तो वो होती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था, समझ रहे हो। तो अब एक चीज़ समझ लो कि समाजवादी व्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये जो होती हैं एक्चुअली में व्यक्तिगत और समाज को ध्यान में रखते काम करती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं वो इन दोनों को समाहित होती हैं, व्यक्तिगत भी समाज भी ही। और इसमें जो होती है सरकार एक अपनी रोल रखती है, राइट, सरकार संसाधन नियंत्रण रखती है। सरकार खुद सोचती है कि उत्पादन कैसे किया जाना चाहिए, राइट, उत्पादन कैसे किया जाना चाहिए सरकार सोचती है नहीं, तो सरकार फिर सोचती है कि उत्पादन कैसे होगा। तो उत्पादन के लिए वो सोचती है कि सबसे ज़्यादा मुझे कृषि पे ध्यान देना चाहिए, राइट,
वो इस पे सोचती है। फिर वो सोचती है कि मुझे उत्पादन का वितरण, उत्पादन का विनिर्माण कैसे करना है, तो फिर वो उद्योगों के विषय में सोचती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें हैं सरकार करती है, वो इसलिए किस लिए करती है कि उत्पादन को कैसे किया जाना चाहिए। तो इसके लिए आप जानते हो कैसे, मतलब क्या किया जाना चाहिए, समझ रहे हो। तो उत्पादन क्या किया जाना चाहिए, तो क्या में क्या आ जाता है, संसाधन आते हैं कि नहीं। चलो, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि दूसरा जो पॉइंट आता है वो आ जाता है उत्पादन कैसे किया जाना चाहिए। उत्पादन कैसे किए जाने चाहिए। अभी तक जो था, अभी तक जो था वो था उत्पादन क्या किया जाना चाहिए। ये तो मन में विचार आ जाता है, मन में विचार आ जाता है कि उत्पादन मुझे क्या किया जाना चाहिए। तो मन में सोचोगे हम उत्पादन में मुझे फसल उत्पादन करना है, मुझे गेहूँ या आलू या टमाटर या गोभी, घुइयाँ, मिर्चा, जो भी उत्पादन करना, क्या करना है, ये तो विचार विचार आ जाता है मन। अब इनको हमें कैसे करना है, कैसे करना है, तो हमारे पास सिस्टमिक प्रणाली होनी चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे उत्पादन। भाई मन में तो विचार आ गया कि उत्पादन क्या किया जाना चाहिए, ओके, लेकिन अब उत्पादन करने के लिए आपके पास कुछ ऐसे भी मशीनरी सिस्टम होना चाहिए ताकि आप उत्पादन कर सकें। और इसके लिए मशीनरी ही काम नहीं करेगी, इसमें भी व्यक्ति शामिल होते हैं। उत्पादन कैसे किया जाना चाहिए, कैसे, मतलब कोई तो ऐसी रणनीति होनी चाहिए, कोई तो ऐसा हमारे पास ऐसा रिसर्च होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए कि ताकि हम उत्पादन को कर सकें। ओके, तो ऐसे कैसे किए जाने चाहिए, तो इसके लिए आप जानते हो कि उत्पादन कैसे करना है। तो इसमें जो शामिल हो जाती है, पहली बात तो ये है कि इसमें तो व्यक्ति तो शामिल होते ही हैं कि कैसे करना है। तो कैसे करना में तो व्यक्ति को सोचना पड़ता है, ठीक है, मेहनत करेगा वो। तो इसमें आप जानते हो कैसे करना है, तो कैसे करने के लिए एक तरीका ढूंढा जाता है कि हमारे पास जो कृषि पड़ी हुई है इसको क्या करना है, जुताई करनी है, तो इसके लिए ट्रैक्टर होने चाहिए, ठीक है, मशीनरी सिस्टम होना चाहिए, राइट। ये सभी जो होती है ना मशीनरी वाला, या हमें उत्पादन कैसे करना है, तो आप जानते हो इसके लिए सिस्टमेटिक तरीका मशीनरी है या कुछ ऐसी उपकरण जो होते हैं जिससे हम उत्पादन कर सकते हैं, समझ रहे हो, या कुछ ऐसे उद्योग स्थापित किए जाते हैं ताकि हम उनको प्रयोग करते हुए, उर्वरक हैं, इन चीज़ों का प्रयोग करते हुए हम उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। उत्पादन कैसे करना है, तो इसी व्यवस्था में आप जानते हो जो हरित क्रांति थी इस पर बहुत फोकस किया था, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कैसे करना है उत्पादन, राइट। तो ये चीज़ें समझ में आना चाहिए। तो इसमें अंतर यही है कि उत्पादन क्या किया जाना चाहिए, तो क्या किया जाना चाहिए, तो वो सभी उत्पादन जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं, जिनका हम प्रयोग करते ही विकास करते हैं, सतत विकास को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, वो सभी उत्पादन होते हैं। तो वो मन में सोचते हैं, लेकिन उनको हम कैसे करें, भाई हमने सोच तो लिया, उन्हें हम कैसे करें, तो उनके लिए आप जानते हो कर तो तभी सकते हो जब आपके पास व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है, लोग होने चाहिए। इसके बाद आप जानते हो आपके पास मशीनरी सिस्टम भी होना चाहिए, तभी तो आप उत्पादन कर पाओगे। बिना मशीनरी को कैसे उत्पादन कर लोगे, समझ रहे हो। आपके पास कोई भी लोहे की मशीनरी ना हो तो आप उत्पादन कैसे कर लोगे, समझ रहे हो। अब जो नेचर ने दे दिया है वो तो दे ही दिया है, अब नेचर वाला तुमने उपयोग कर लिया, अब आपको कैसे करना है, तो वो करने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए, एक अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ओके, तभी आप उत्पादन कर पाओगे। तो उत्पादन कैसे किया जाना चाहिए, तो इसके लिए आप जानते हो मशीनरी सिस्टम, व्यक्ति, दोनों को शामिल किया जाता है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हो। इसके बाद तीसरी जो थर्ड आता है वो आ जाता है कि उत्पादन कैसे किया जाना, क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, राइट, कैसे किया जाना चाहिए। अब उत्पादन जो किए हैं, राइट, अब उसका वितरण कैसे किया जाना चाहिए, तो ये भी आप जानते हो कि उत्पादन का वितरण कैसे किया जाना चाहिए। उत्पादन का वितरण कैसे किया जाना चाहिए, ये एक सवाल आपके सामने आता है। ओके, तो उत्पादन का जो वितरण है वो आप कैसे करोगे। तो वितरण जो होता है, वितरण जो होता है इसके लिए आप जानते हो पूरा सेवा क्षेत्र है वितरण के लिए। अब जैसे आपने उत्पादन सोचा और उत्पादन किया, ठीक, अब उत्पादन में आप जानते हो इसमें तो एक ऐसा उत्पादन होता है
जो व्यक्ति द्वारा मेहनत किए जाते हैं। व्यक्ति आप जानते हो कैसा, जैसे आप जानते हो कि विनिर्माण जो क्षेत्र है वो इसमें भी शामिल हो जाता है, विनिर्माण जो क्षेत्र है वो आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि आप कोई भी है फुल्की बनाना है, राइट, वो भी तो एक उत्पादन में आ जाता है। तो उत्पादन कैसे किया है उन्होंने, कैसे किया है? मशीनों के माध्यम से किया है, वो सभी किया है कि नहीं, विनिर्माण किया है कि नहीं, राइट। तो ये भी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक प्रकार से जो भी नेचुरली रूप से जो उत्पादन होता है उसमें भी अगर मेहनत करके व्यक्ति लाता है तो वो भी उत्पादन है। अगर वही उत्पादन को प्रयोग करते हुए पुनः वो भी निर्माण करके उत्पाद कर लेता है, बना लेता है, तो वो भी तो उत्पादन है। समझ रहे हो? तो यही जो है चीज़ें आप जानते हो कि विनिर्माण क्षेत्र में जो भी आपने बना के रखा है, जो भी आपके पास सिस्टमैटिक तरीके से उद्योगों के माध्यम से व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए जो भी आपके पास प्रोडक्ट बनाए हैं उनका वितरण कैसे किया जाना चाहिए, समझ रहे हो, उनका वितरण कैसे किया जाना चाहिए। तो इसके लिए आप जानते हो क्या होना चाहिए, एक अपनी एक मार्केट व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एक मार्केट व्यवस्था होनी चाहिए, राइट। बिना मार्केट व्यवस्था के आप कैसे चला सकते हो? तो एक प्रॉपर एक मार्केट व्यवस्था होनी चाहिए। तो मार्केट व्यवस्था आप जानते हो, देखो मार्केट व्यवस्था जो है, अब इस पे क्या होता है कि इसमें अगर आप जानते हो उत्पादन के वितरण में अगर मार्केट जो है, राइट, जो मार्केट है, अगर मार्केट में जो भी उत्पादन है, जो भी उत्पादन या जो भी प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, अगर आप जानते हो इस प्रोडक्ट में आप देखते हो अगर मार्केट डिसाइड करता है, ठीक, मार्केट डिसाइड करता है तो वो कहलाती है आपकी पूंजीवादी व्यवस्था। और जहां पर इसी वितरण में जो उत्पादन का वितरण तो मार्केट में ही किया जाएगा। शेयर मार्केट जो होते हैं, ये उत्पादन का वितरण तो कहाँ होता है? उत्पादन का वितरण जो होता है मार्केटों में तो होता है। तो मार्केट व्यवस्था होनी चाहिए। तो मार्केट के लिए आप जानते हो क्या है, पूंजीवादी, जहाँ पे मार्केट प्राइस डिसाइड करता है कौन, उत्पादन को, ठीक, तो पूंजीवादी व्यवस्था। और जहाँ उनके उत्पादन को सरकार डिसाइड करती है, वहाँ की प्रशासन व्यवस्था डिसाइड करती है, राइट, तो वो हो जाती है आपकी समाजवादी या मिश्र अर्थव्यवस्था, हम समाप्त कर लेते हैं। समझ रहे हो? ऐसे आप समझ लो। तो प्रशासन मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है। तो प्रशासनिक जो होती है, सरकार जो होती है, आप जानते हो कि ये जो वितरण का कार्य कराती है, कौन कराती है? सरकार कराती है। समझ रहे हो? और मार्केट जहाँ कराती है, मार्केट डिसाइड है। और प्रशासनिक मूल्यों के आधार पर भी होता है कि जो भी प्रोडक्ट बने हैं तो उनका प्रशासनिक मूल्य क्या होना चाहिए। और जो प्रशासनिक मूल्य होता है ना, प्रशासनिक मूल्य होता है, ये एक्चुअली में प्रॉपर, अगर सरकार ने जहां आपने कह, सरकार ने बोल दिया कि इस मूल्य पर बिकना चाहिए, तो चाहे वो कहीं भारत के कोने में हो, चाहे कहीं किसी भी देश में अगर है, तो वो हर जगह पे वही एक ही मूल्य पे बेचते हैं। यानी 5 रुपए का अगर बिस्किट है तो किसी क्षेत्र में आपको 6 रुपए का वो बिस्कुट नहीं मिलेगा। यानी कि ये किस पे डिसाइड किया गया? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 5 रुपए पे भाई बिकना चाहिए। समझ रहे हो? ये मार्केट ने नहीं डिसाइड किया है कि मार्केट तो भाई अपने अपने इस हिसाब से कर लेगा। राज्य इतने हैं, सभी का अपना अपना मार्केट, शेयर मार्केट जो होता है, समझ रहे हो? तो शेयर मार्केट आप जानते हो, मार्केट सिस्टम जो है एक्चुअली में, हाँ, संवर्ती सूची का शायद विषय है, एक बार देखना ध्यान से। तो उसमें जो होती है, केंद्र सरकार भी एक रोल अदा करती है। तो आप जानते हो कि मार्केट जो है, आप जानते हो कि जैसे कि सरकार ने 5 रुपए का बिस्कुट कर दिया, राइट। अब 5 रुपए का जो बिस्किट है तो 5 रुपए का ही बिकेगा, 6 रुपए का कहीं नहीं बिकेगा। अब मार्केट प्राइस है तो कहीं पर मार्केट प्राइस में अपने अपने मार्केट में कहीं पे 5 पे बिक रहा है, कहीं पे 6 पे बिक रहा है, कहीं 4 रुपए का बिक रहा है। तो ये मार्केट प्राइस है, अपने अपने अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर लेते हैं। चलो, तो इतना आपको समझ में आने चाहिए कि उत्पादन का जो वितरण है वो दो आधार पे होता है। एक मार्केट प्राइस के आधार पर वितरण किए जाते हैं और दूसरा होता है प्रशासनिक मूल्यों के आधार पर वितरण किया जाता है। तो प्रशासनिक मूल्यों के आधार पर कोई भी सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं वो अपने अकॉर्डिंग उनको वितरण कराती हैं, ठीक है। और जहां पर पूंजीवादी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जहां पर मार्केट के आधार पर होती हैं कि मार्केट डिसाइड करेगा कि वहाँ का मूल्य कैसा होना चाहिए, उसको किस मूल्य पर बेचना चाहिए प्रोडक्ट को, राइट। तो ये चीज़ें हैं, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, इतना आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो, कुछ चीज़ें और हैं, अगर बेसिक चीज़ें हैं आप उसको अगर आप समझ लोगे तो कंफर्टेबल रहोगे। देखो, कुछ अर्थव्यवस्था के बेसिक पॉइंट हैं, ठीक है। इस एस्पिरेंट को पता नहीं होता है, स्टूडेंट को पता नहीं होता है, उनको आप समझते हो तो बढ़िया रहेगा। पहली बात यह है कि धन क्या होता है,
पूंजी क्या होती है, राइट। पूंजी और धन में आप थोड़ा फर्क समझो। इसके बाद आप निर्माण, विनिर्माण के विषय में समझो। निर्माण क्या होता है और विनिर्माण क्या होता है, राइट। इसके बाद निवेश क्या होता है और विनिवेश क्या होता है। चलिए, तो ये है की टर्म है, इनको अगर आप समझ लेते हो तो फिर दिक्कत नहीं आएगी आगे, क्योंकि इनका जो प्रयोग है ना, ये भले ही छोटे छोटे शब्द लिख रहे हों, लेकिन इनका अर्थ बहुत मीनिंग अर्थव्यवस्था में, अगर आपने थोड़ा भी उलट पलट कर दिया ना, तो अर्थव्यवस्था का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। तो सबसे पहले की एक चीज समझ लो, धन। धन एक्चुअली में होता क्या है, क्या होता है धन। तो एक चीज याद रखना, एक चीज दिमाग में याद रखो, धन आप जानते हो इस प्रकार की संपत्ति होती है जिसका हम उपभोग करते हैं। धन क्या होता है, ऐसी एक संपत्ति होती है जिसका हम उपभोग करते हैं। जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, राइट। आप 100 रुपये आप मार्केट में गए, उसका आपने क्या किया, पूरे के पूरे आपने 100 रुपये उड़ा दिए, भोजन में या कहीं कुछ खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया। तो आप उससे खरीदा हुआ जो सामान है, उससे खरीदा हुआ, जैसे आपने 100 रुपये कोई कपड़े खरीद लिए, तो ये कपड़ा जो है आपका क्या है, ये एक धन है, राइट। ये कपड़ा क्या है आपका, ये धन है, समझ रहे हो। या आप ऐसे कह सकते हो, आपने 500 रुपये का जूता खरीद लिया, इसके लिए किया, उपभोग के लिए। इसलिए किया, उपभोग के लिए। क्यों, आप मार्केट में गए, आपके पास 500 रुपये थे, तो 500 रुपये जो थे ना, ये एक्चुअली में देखा जाए तो धन है। जो भी आपके पास संपत्ति है, जो भी आपके पास संपत्ति है, वो टोटल धन ही होती है, समझ रहे हो। जो भी आपके पास संपत्ति है वो टोटल धन ही है, और आप क्या करते हो, उसका उपयोग करते हो, उसका उपभोग करते हो, तो वो क्या है, वो एक धन है। तो जितनी भी संपत्तियां हैं, जो भी आपके पास संपत्ति है, ओके, अगर उसका आप उपभोग कर रहे हो, उसका उपभोग में खर्च कर रहे हो, तो इसका मतलब वो आपका धन है, समझ रहे हो। तो ऐसे आप समझ लो नॉर्मल भाषा में, जो भी संपत्ति है, जो आपके पास संपत्ति है और उस संपत्ति का आप उपयोग जो कर रहे हो, वो उपभोग के कार्य में कर रहे हो, उपभोग के लिए कर रहे हो, तो ऐसी संपत्ति जो कहलाती है वो धन कहलाती है, राइट। ये समझ में आना चाहिए। जबकि पूंजी क्या होती है, पूंजी क्या होती है, जैसे जो आप धन खर्च कर रहे हो, जो धन आप खर्च कर रहे हो, वो ऐसे क्षेत्र में कर रहे हो जहां पर उस धन से और धन आ रहा हो, ऐसी संपत्ति कहलाती है पूंजी, समझ रहे हो। इसका मतलब आप समझो, आपके पास धन है, बहुत सारा पैसा है, राइट, बहुत सारा पैसा है। आपने क्या किया, किसी विशेष क्षेत्र में, किसी में फंड में आपने लगा दिया, ठीक, आपने उसको लगा दिया किसी कंपनी में, वहां से क्या है, आ रहा है, वहां से क्या है, आ रहा है। या आपने कुछ ऐसा प्लाट खरीद दिया, ठीक, वहां से क्या है, संपत्ति आ रही है, तो वो क्या है, आपकी पूंजी है, वो क्या है, आपकी पूंजी है। इसका मतलब यह है कि ऐसी संपत्ति, जिस संपत्ति का प्रयोग या ऐसी संपत्ति किसी ऐसे क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की जाती है जिससे और संपत्ति आने की संभावना रहती है या आती है, तो ऐसी संपत्ति कहलाती है पूंजी, समझ रहे हो। यानी कि आपने कोई भी पैसा है आपके पास, अगर आप ऐसे क्षेत्र विशेष में खर्च कर रहे हो जहां पर आपको वहां से पैसा आ रहा है, या उसकी दिन पे दिन उसका क्या हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, राइट, समझ रहे हो, उसमें क्या है, उसकी रेट बढ़ रही है, तो ऐसी जो संपत्ति होती है ना, वो पूंजी कहलाती है, समझ में आ गया। और ऐसी संपत्ति जिसका आप उपभोग कर रहे हो, उससे कोई संपत्ति नहीं आ रही है, समझ रहे हो। ऐसी संपत्ति जिसका आप उपभोग कर रहे हो, घर के कार्यों में खर्च कर रहे हो, घर कार्यों में खर्च कर रहे हो, व्यक्तिगत खर्च कर रहे हो, तो वो सभी संपत्ति धन होती है। और ऐसी संपत्ति जिसको आप ऐसे क्षेत्र विशेष में यूज कर रहे हो जिससे हमें और पूंजी आ रही है, और पूंजी आ रही है, तो वही जो है एक पूंजी हो जाती है। जैसे और धन आ रहा है, वही हमारी पूंजी हो जाती है, राइट। तो यही बेसिक इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, यही बेसिक डिफरेंस होता है कि हमारे पास सभी टोटल है तो धन ही, हमारे पास है तो धन ही, लेकिन उस धन को किस एंगल से मतलब उसका प्रयोग हो रहा है ये देखा जाता है। अगर वो उपभोग के क्षेत्र में यूज हो रहा है
समझ रहे हो, तो वो धन हो जाएगा। अगर वो किसी क्षेत्र विशेष में आ रहा है जिससे और संपत्ति आ रही है, इसी क्षेत्र विशेष में यूज हो रहा है जिससे और संपत्ति आ रही है, तो वो संपत्ति जो है पूंजी कहलाती है। समझ रहे हो, ये चीजें समझ में आ गई। और जितने भी आप जानते हो, जैसे आपने 5 लाख रुपए हैं, राइट, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास धन है। अगर आप जानते हो इसका आप उपभोग कर लोगे, उपभोग कर लोगे, तो ये तो धन हो गया ना। आपने क्या किया, इसका 5 लाख का उपभोग किया, धन हो गया। अब आपने क्या किया, इसी 5 लाख की आपने क्या किया, प्लाट खरीद लिया। आपने क्या किया, 5 लाख का प्लाट खरीद लिया। अब इस प्लाट का ऐसे तो है नहीं कि कम बिके, दिनों दिन जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, निरंतर विकास हो रहा है, तो आप जानते हो प्लाट की कीमत तो गिरेगी नहीं, बढ़ेगी ना। तो इससे क्या, ये 5 लाख आपने कैसी जगह यूज किए हैं, ऐसे क्षेत्र विशेष में किए हैं जहां पर मुझे और संपत्ति आ रही है, राइट, और संपत्ति बढ़ रही है। भले ही आ नहीं रही है, बढ़ तो रही है। जब उसे बेचेंगे तो 5 लाख से नहीं, वो 8 लाख का जाएगा, 10 लाख का जाएगा इसी समय में। तो उसकी संपत्ति क्या है, समय के साथ बढ़ रही है। और जिस पूंजी की, जिस धन की समय के साथ अगर उसकी संपत्ति ग्रोथ होती है, रन रेट, सॉरी, उसका जो ग्रोथ रेट बढ़ता है पैसे का, तो वो जो संपत्ति होती है वो पूंजी कहलाती है। समझ रहे, तो ये प्लाट जो है एक प्रकार की आपकी पूंजी होती है। और आप अगर यही 5 लाख उपभोग में खर्च कर देते हो तो वो धन हो जाता है। क्यों, इससे पूंजी नहीं आ रही है, इससे संपत्ति नहीं आ रही है। ये बेसिक डिफरेंस होता है धन और पूंजी। चलिए अब समझते हैं निर्माण और विनिर्माण। तो एक चीज आप दिमाग में रख लो, एक चीज आप दिमाग में रख लो, निर्माण क्या होता है, जब स्टार्टिंग में आप कोई चीज का निर्माण करते हो, राइट, स्टार्टिंग में आप कोई चीज का निर्माण करते हो। सबसे पहले आप जानते हो क्या काम करो कि आप कोई गाड़ी बनाओ। ये गाड़ी का आपने क्या किया, आविष्कार किया, इसका आपने निर्माण किया, राइट, इसका आपने निर्माण किया। अब क्या हुआ, इसी गाड़ी को बाद में फिर तोड़ दो, तोड़ मरोड़ दो, उसके बाद इसको दोबारा आप फिर से इसे बनाओ। तो इसी गाड़ी का आप क्या करोगे, मतलब ऐसा है, इसी गाड़ी का आप क्या करोगे, मतलब एक रिपेयरिंग अगर आप करते हो तो वो आप विनिर्माण में ले। वैसे अगर आप फिर से नई गाड़ी उससे बना देते हो तो वो लोहे के हिसाब से विनिर्माण में आ जाएगा, और गाड़ी हिसाब से एंगल देखो तो वो निर्माण कार्य में आ जाएगा। ठीक है, तो यही थोड़ा रीजन होता है निर्माण और विनिर्माण में। आप चाहे फिर विनिर्माण आप कितनी बार भी करो, बनाओ बिगाड़ो, बनाओ बिगाड़ो, ठीक है, वो एक अलग बात हो जाती है। तो वो निर्माण विनिर्माण के क्षेत्र में ही उसे शामिल करते हैं। जबकि जब फर्स्ट स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, आप जानते हो वो निर्माण में ही रहती है। समझ रहे हो, तो निर्माण और विनिर्माण है। बेसिक रीजन यही होता है कि कोई चीज का अगर हम निर्माण करते हैं शुरुआत में बनाते हैं तो वो निर्माण हो जाती है। अगर आप उसी को बार बार रिपेयरिंग करते हैं या उसको बना के बिगाड़ के दूसरा चीज बना देते हैं तो वो आपका विनिर्माण में आ जाएगी। लेकिन एक याद दिमाग में ये रखना कि उसमें जो यूज की हुआ जो पदार्थ रहता है वो विनिर्माण में रहता है, ओके, क्योंकि उसको आपने किया है। ठीक है, अगर हाँ, लेकिन जो पूर्व फर्स्ट बार में अगर आप दूसरा एंगल से कोई चीज बनाते हो तो फिर वो निर्माण में रह जाता है। तो वो निर्माण विनिर्माण एक साथ चलते हैं, समझ रहे हो, एक साथ चलते हैं। लेकिन हाँ, हर चीज पे एक साथ भी नहीं चलते हैं, सभी पे एक साथ भी नहीं चलते हैं। किसी किसी में तो विनिर्माण 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 बीबी निर्माण ऐसा चलता रहता है। सोच रहे हो, तो ये चीजें होनी चाहिए आपके दिमाग में, पता होना चाहिए। चलो, तो ये चीजें समझ में आ गई। जो स्टार्टिंग में कोई चीज अगर हम बनाते हैं तो वो निर्माण हो जाती है, राइट, वो निर्माण हो जाती है। जैसे आप जानते हो कि मेरे पास गेहूं था, राइट, अब गेहूं से मैंने क्या बनाया, आटा, तो आटा बना लिया, राइट। अब आटा तो एक प्रकार से मैंने गेहूं बनाया, गेहूं से आटा हमने कर लिया, इसका निर्माण, आटा बनाया, निर्माण कर लिया। अब इसी आटा का आप क्या कर रहे हो, फुल्की बना रहे हो, राइट। अब फुल्की आपका विनिर्माण में आ जाएगा। अब इसके बाद आप जानते हो इसी फुल्की बना करके इसको आप क्या करते हो, और भी कुछ बना रहे हो, इसे तोड़ मरोड़ के और भी कुछ बना रहे हो, अच्छा माल टाल, ठीक है, तो ये भी विनिर्माण में आ जाएगा। आप इसी को फिर से तोड़ के कुछ अच्छा सा बना रहे हो, फिर भी इसका विनिर्माण हो रहा। क्यों, मटेरियल तो वही है ना, मटेरियल तो वही है, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि निर्माण जो है वो प्रारंभ में, शुरुआत में माना जाता है, और विनिर्माण जो है वो आपका बार बार उसी को बनाते बिगाड़ते रहते हैं, तो वो होता है आपका विनिर्माण। निवेश विनिवेश, निवेश विनिवेश क्या होता है, एक चीज दिमाग में रखो। निवेश विनिवेश का मतलब ये होता है कि जैसे आप जानते हो कि आप अपने पैसा ग्रोथ करने के लिए या किसी चीज को डेवलप करने के लिए आप क्या कहते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट, निवेश करते हो, राइट।
सरकार भी निवेश करती है, व्यक्ति भी निवेश करता है, सब निवेश करते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट भी करती है, व्यक्ति भी करता है निवेश, समझ रहे हो, प्राइवेट संस्था भी करती है ना। हाँ, तो निवेश जो है ना, स्टार्टिंग में अगर आप किसी क्षेत्र में पैसा खर्च कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, तो वो आपका निवेश होता है, वो आपका क्या होता है, निवेश, राइट। या आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो आपका निवेश है, राइट। किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, निवेश है। या आप किसी चीज़ को खरीद रहे हो, प्लाट खरीद रहे हो, निवेश कर रहे हो, निवेश कर रहे हो, प्लाट खरीद रहे हो, निवेश कर रहे हो, राइट। अब विनिवेश क्या होता है, मान लो निवेश ऐसा होता है कि प्रारंभ की अवस्था में आप कोई चीज़ खरीदते हो, कोई चीज़ आप खरीदते हो, वो सभी निवेश में आ जाता है। और विनिवेश ऐसा होता है कि जो आपने खरीदा था, जो आपने जहां इन्वेस्टमेंट किया था, अगर आप उस चीज़ को बेच रहे हो, उस चीज़ को बेचकर नया खरीद रहे हो, तो वो होता है आपका विनिवेश, समझ रहे हो। विनिवेश क्या है कि आप जो चीज़ आपने निवेश जिस क्षेत्र में किया था, जिस किसी को खरीदा था, चाहे मकान खरीदा हो, जमीन खरीदी हो, ठीक है, वो है आपका निवेश, समझ रहे हो, वो है आपका निवेश। अगर आप उसी चीज़ को बेच देते हो, ठीक, चाहे ज़मीन हो, चाहे प्लाट हो, कुछ भी हो, अगर आपने उसको बेच रहे हो और बेच करके नया खरीद रहे हो, तो वो आपका है विनिवेश। तो आप जानते हो जो सरकार होती हैं विनिवेश करती हैं, उनको लगता है कि सरकारी क्षेत्र में यहाँ पे जो सरकारी कार्यक्रम हैं, अथॉरिटियाँ हैं, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं, घाटे में जा रही हैं, राइट। तो वो क्या करती हैं, उसमें विनिवेश, फिर उसका विनिवेश कर देती हैं। पहले तो वो निवेश करती हैं, राइट, पहले तो भाई पैसा खर्च करेंगी, कोई अथॉरिटी बना रही है, उसका पैसा खर्च कर रही है, ठीक, किसी रेगुलेट करने के लिए निवेश उसने किया, वो समझ रही है कि गवर्नमेंट जानती है कि यहाँ से मुझे कुछ लाभ मिलेगा, तो वहाँ वो निवेश करेगी, राइट। अब उसको लगता है कि इससे हानि हो रही है, तो उसको क्या कर देगी, विनिवेश कर देगी, यानी कि उसको बेच देगी और बेच करके नया खरीद लेगी, किसी क्षेत्र में अलग से खरीद लेगी। भले ही उसी क्षेत्र को ना खरीदे, कुछ अलग तरीका से खरीदे या अलग तरीका से कोई चीज़ प्लानिंग बनाए, तो ये वहाँ इन्वेस्ट करे, तो उसे कहते हैं विनिवेश, समझ रहे हो। तो निवेश विनिवेश में यही अंतर होता है, तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो ऐसे जैसे प्रोन्नति है, प्रगति है, उन्नति है, प्रगति है, इसमें भी अंतर होता है। तो ऐसे शब्द होते हैं। चलिए, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ये बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे, और अगर आप इनको समझते हो तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बहुत गहराई से इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल से अगर इसको समझते हैं तो यूपीएससी में कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं बचता है जो इससे बाहर हो, राइट। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इकोनॉमिक्स का ये पहला लेक्चर था, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए।